नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम। आप देख रहे हैं खबर खास। असम में शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला आज भी जारी है। मुंगाई गांव और बोरी गांव, गोलपाड़ा, मचोली समेत दीगर इलाकों में लोग आज भी सड़कों पर उतरे हैं। इस बीच जोरहाट और तेजपुर में फौज ने फ्लैग मार्च किया है। गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हसास मकामात पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है ताकि अमन में रखना न हो। दरअसल आज इसी बात को लेकर ये खबर खास में हाजिर हैं कि CAB यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है, इसको लेकर कहीं एहतजाज है तो कहीं बहुत ज़्यादा एतमाद भी है। तो CAB एहतजाज से एतमाद तक इसी पर आज हमारी ये बातचीत चल रही है। और दरअसल ये भी बात है कि रियासत असम के लखनपुर और डिब्रूगढ़ और शिवसागर, गोलाहाट, तिनसुकिया समेत 10 अजला में इंटरनेट खदमात आज शाम 7 बजे तक के लिए मुअत्तल कर दी गई हैं। शुमाल मशरक़ी की जानिब से जाने वाली मुतअद्दिद ट्रेनें मनसूख कर दी गई हैं। तो ये और इसमें शुमाल मशरक़ की तरफ जाने वाली ट्रेनें, जिनमें जाहिर सी बात है कि जो मगरबी बंगाल है या कोलकाता है, इधर तक जाने वाली ट्रेनें भी जो है मुनसख कर दी गई हैं। और आप ये देखिए किस तरह से वहाँ पर आर्मी जो है वो फ्लैग मार्च कर रही है ताकि लोगों में एक एतमाद भी बहाल हो। इसी बीच ये भी खबर है कि वज़ीर आज़म ने भी इस खबर पर नॉर्थ ईस्ट में जो हालात हैं उसको लेकर सीधे तौर पर एक मैसेज दिया है कि शुमाल मशरक़ के लोगों को और वहाँ के नौजवान को किसी तरह के किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए और उनकी जितनी भी इसको लेकर अंदेशे हैं वो तमाम के तमाम उनको मलूज़ नज़र रखा गया है और उनके लिए आने वाले दिनों में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ये वज़ीर आज़म का सीधा सीधा ये नोट एक मैसेज उन लोगों तक पहुँचाया गया है, दिया गया है और इसी को लेकर यहाँ पर है। लेकिन अब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, जाहिर सी बात है कि मुल्क जितना बड़ा ये मुल्क है और जितने तरह के लोग कास्ट, क्रीड, कल्चर के लोग यहाँ रहते हैं, उन तमाम लोगों में इसको लेकर एतमाद हो ये भी नहीं है। शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में पहली रिट पिटीशन दाखिल की गई है। जी हां, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है। IUML को गैर आईनी मानती है। IUML इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को इसी बुनियाद पर इसने इस बिल को रद्द करने की अपील अदालत से की है। जमीयत उलमा हिंद भी बिल के खिलाफ है। जमीयत का कहना है कि यह बिल आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। जमीयत उलमा हिंद भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी। उधर कांग्रेस ने भी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का इशारा दिया है। अभी बाज़ाब्ता इस बारे में कोई खबर नहीं है, लेकिन इशारों में ऐसी बातें सामने आई हैं कि इस बात को लेकर यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो लोकसभा में पास हुआ, उसके बाद राज्यसभा में भी पास हो गया, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट रुजू कर सकती है। कांग्रेस की तरफ से भी ये इशारा है। दरअसल इसमें जो बात कही गई है कि शहरियत दिए जाने के ताल्लुक से, तो शहरियत दिए जाने के ताल्लुक से जो जहाँ पे मज़हब का नाम सामने आ जाता है उसको लेकर लोगों की राय है। ये कहना है कि ये जो है कहीं ना कहीं आइन के आर्टिकल 14 और कई और दूसरी दफ़ा से ये मेल नहीं खाता। और इसी मौजू पर हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ पैमान भी होंगे, हमारे नुमाइंदे भी जुड़ेंगे। फ़िलहाल हमारे साथ एहतशाम हाशमी साहब हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से, और माफी का दिल्ली से हैं वो हमारे साथ। और इसमें एक सवाल ये उठ रहा है कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो लाया गया है, कई तरह से बातें हो रही हैं कि आखिर क्या ये समझा जाए कि ये बहुत जल्दबाजी में ले आया गया और इसे पास भी करा लिया गया, चूँकि इसमें जिस तरह के एतमाद की बात की जा रही है वैसा दिख नहीं पा रहा है। एहतशाम साहब, शुमाल मशरक़ में आप देखिए वहाँ पर इसको लेकर लगातार जो है वो मुजाहरे हुए, उसके बाद आज आर्मी का फ्लैग मार्च भी हुआ है कई इलाकों में, और IUML ने इसको लेकर रिट पिटीशन दायर की है। जमीयत उलमा हिंद भी का भी कहना है कि वो इसके खिलाफ रिट पिटीशन दायर करेगी। दरअसल ये क्या है, क्यों ऐसा लग रहा है कि एतमाद में कुछ कमी है, इसलिए शायद एहतजाज हो रहा है? एहतशाम साहब। जी हाँ, जी आपकी बात से मैं सहमत हूँ। देखिए, मेरा ये मानना है एज ए सुप्रीम कोर्ट लॉयर कि हमारे हिंदुस्तान की आर्मी, जिसको कि पाकिस्तान से लड़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था या बाहरी ताकतों से लड़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था, आज हमारी जो भारत सरकार है, हमारे वजीर आज़म हैं, वो उस आर्मी का इस्तेमाल हिंदुस्तान के लोगों से लड़ने में कर रहे हैं और उन्हें मारने और पीटने में कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही गलत बात है। और दूसरा मेरा ये कहना है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल
अभी सरकार ने लाया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 15 का बहुत ज़्यादा वॉलेशन है। जो भी एक नया कानून सरकार लाती है उसके कुछ टेस्ट हैं, तो ये जो सीएबी अमेंडमेंट बिल पास हुआ है ये उन टेस्ट को पास नहीं करता है। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये भी लोगों को बताना है कि गवर्नमेंट जितने भी अभी कानून ला रही है, हमारे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शन है, कई प्रोफेसर्स भी सफर कर रहे हैं, लेकिन आप सरकार का एक मुद्दा सिर्फ मुस्लिम्स को लेकर क्यों केंद्रित होता है? और जो सीएबी अमेंडमेंट बिल है इसमें आप मुस्लिम की वर्ड की जगह ना एक माइनॉरिटी वर्ड भी यूज कर सकते थे, लेकिन आप टारगेट करना चाहते हो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, इसलिए आप ये बिल इंट्रोड्यूस किया आपने। और दूसरी चीज ये कि मुसलमानों को कहीं से डरने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई मुसलमान डर रहा है, लेकिन बात है संविधान की। हम हिंदुस्तानी और हम लॉयर्स संविधान की कसम लेते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, तो हमारा ये मानना है कि कोई भी आइंद, कोई भी कानून जो हिंदुस्तान में शाया हो वो संविधान के प्रीएम्बल का आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और आर्टिकल 15 का टेस्ट पहले क्वालिफाई करे, तब वो संसद में बिल पेश हो। लेकिन आपने जैसे देखा डिमोनेटाइजेशन पे गवर्नमेंट फेल हुई, फिर एहतशाम साहब मैं आपके पास फिर लौटूंगा। मेरा सवाल फिलहाल ये है, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, आपकी पूरी बात सुनूंगा थोड़ी में, कि वजीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी इस एतराज का जवाब दिया। उनका कहना था कि आर्टिकल 14 के इसके रास्ते में नहीं आता है, चूंकि ये स्पेशल एक रीजनेबल केस है, चूंकि उसमें ये बातें शामिल है कि देयर मस्ट बी रीजनेबल केस। अपोजिशन या दूसरे लोगों ने भी यही सवाल उठाया और वज़ीर दाखिला ने इसका यही जवाब दिया। तो क्या उनका ये जवाब नाकाफ़ी है जो हम ये समझ रहे हैं, या आईएमएल या दूसरे लोग समझ रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाएगा तो आइन के रूह से ये मामला जो है टकरा जाएगा और शायद इसे खारिज कर दिया जाए? जी, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज ए सुप्रीम कोर्ट लॉयर, ये मेरा मानना है कि जब ये कानून शाया हो जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस पे साइन कर देंगे, उसके बाद ये कानून बनेगा और इसको सुप्रीम कोर्ट में अगर चैलेंज किया जाएगा तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट इसमें कॉग्निजेंस लेके इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगी। क्योंकि देखिए, एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन जो है वो हमारे संविधान में अलाउ है। जैसा कि मैं एक एग्जाम्पल बहुत सरल शब्दों में आपको देना चाहता हूँ कि गर्ल्स कॉलेज में सिर्फ गर्ल्स एडमिशन ले सकती हैं, बॉयज नहीं ले सकते हैं। ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन है क्योंकि गर्ल्स कॉलेज है। लेकिन जब आप क्लासिफिकेशन ये कर देंगे कि इस कॉलेज में हिंदू तो एडमिशन ले सकते हैं लेकिन मुस्लिम नहीं ले सकते, तो ये अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि एक बार संविधान की अच्छी सी क्लास लें और संविधान को एक बार अच्छे से पढ़ें, क्योंकि संविधान जो है हम भारतवासियों के लिए बाइबल है और वो हमको बाई हार्ट करना चाहिए। आप उसकी प्रीएम्बल जो प्रस्तावना है संविधान की, जिसमें कि ये साफ साफ लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर आप ये सीएबी अमेंडमेंट का जो बिल है वो देखेंगे तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये प्योर वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है और जो भारत के संविधान की एक अंतरात्मा है, जो उसकी स्पिरिट है, वो इसके खिलाफ है। और मैं ये भी कह सकता हूँ पूरी हिम्मत से और ताकत के साथ, पूरे जज्बात के साथ, कि ये जो बिल आया है इसको सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक करार देगा जरूर। पिटीशन फाइल करने की हमें जरूरत है। एक बार जब प्रेसिडेंट साहब इस पे साइन कर देंगे तब ये कानून के रूप में आएगा और तभी मुझे लगता है कि जो पिटीशन फाइल है वो तो उसके बाद ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सवाल एक यहाँ पर ये है, जैसे आपने कहा कि रीजनेबल एक जो है वो होना चाहिए ये मामला, तो इसमें वज़ीर दाखिला ने सीधे तौर पर यह कहा था कि इसमें इस बुनियाद पर है ही नहीं कि इसमें हम हिंदू को ला रहे हैं या मुसलमान को या सिख को। उनका ये जो जवाब था वो ये था कि जो हिंदुस्तान के अलावा जो पड़ोसी जो मुल्क हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, तो वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ हैं, तो उनकी माइनॉरिटी में वहाँ जो भी है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या ये रीजनेबल वाले इम्तिहान में पास होगा, फेल हो जाएगा? सर, रीजनेबल कॉज का बिल्कुल वायलेशन है। अगर आप हिंदुस्तान में बोल दें कि जो माइनॉरिटीज हैं उनको सिर्फ हम आर्टिकल 21 की वो देंगे, उनका सहूलियत देंगे, बाकी किसी को नहीं देंगे, तो ये भी वायलेशन होगा। तो जो इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है, जो इनकी इंटरप्रिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की, बहुत ही ज्यादा गलत है। आप हिंदुस्तान के और दुनिया के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, हमारे पास काफी सीनियर लॉयर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, आप किसी से भी पूछेंगे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15, नो वन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ।
ये एक सिंपल सी लैंग्वेज है। ये अगर हमारे जो गृह मंत्री उनको समझ में नहीं आ रही है तो ये हम सब हिंदुस्तानियों को दायित्व है जी कि हम बिल्कुल, उन्हें समझाएं। ये वजीर दाखिला ने समझाया भी है। अब रही बात ये कि इसमें परसेप्शन है, जो फरीक कह रहे हैं या जो अपोजिशन कह रहा है उसका थोड़ा। हमारे साथ खुर्रम हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं साथ ही में, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि IUML इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने जो आज पिटीशन दाखिल की है, तो उस बारे में वो क्या कहना है, उनके वकील का बयान हमारे पास है, हम वो आपको सुनाना चाहते हैं कि IUML किस ग्राउंड पर IUML ने जो है इंडियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है। IUML बिल को गैर आईनी मानती है और इसी बुनियाद पर इसने इस बिल को रद्द करने की अपील अदालत से की। जैसा एहतशाम साहब आप कह रहे हैं, जमीयत उलमा ने भी इस बिल के खिलाफ, जमीयत का कहना है कि यह बिल आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है और लगभग यही बातें जब लोकसभा या राज्यसभा में इसको लेकर मुबाहिसा हो रहा था तो कही जा रही थी कि ये जो है खिलाफ है आइन के और इसलिए इसके खिलाफ या इसे चैलेंज किया जाना जरूरी है। खुर्रम, मैं आपके पास आ रहा हूँ, ये बताएं खुर्रम के अभी इस ताल्लुक से कैब के ताल्लुक से कितने रिट पिटीशंस आ चुके हैं? जो खबर ये थी कि जमीयत उलमा की तरफ से भी इस पर पिटीशन दायर की जाएगी। खुर्रम, देखिए, जमीयत ने अभी साफ कर दिया है कि वो उसने अपने वकीलों से सलाह मशवरा किया है और वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। अभी क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आया है, पूरी तैयारी की जा रही है, उसके बाद ही पिटीशन दाखिल की जाएगी। लेकिन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने अपनी पिटीशन फाइल की है। उनके जो MPs थे वो आज तीनों सुप्रीम कोर्ट आए थे और उन्होंने इस सिलसिले में मीडिया को सीधे तौर पर बयान भी दिए हैं। इसके अलावा यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट है, उसने भी अपनी रिट पिटीशन तैयार की है। तो 3 जो बड़े नाम हैं, 3 नाम हम कह सकते हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह की बेचैनी है और वहाँ की जो समाजी तंजीमें हैं, चाहे आमसू को कहें या आंसू को कहें, तो ये जो तंजीमें हैं ये इससे पहले भी NRC को लेकर के भी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट जा चुकी हैं। तो वहाँ से भी बहुत सारी पिटीशंस आपको सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलेगी। और इसमें जो सबकी जो कलीदी बुनियाद है वो सिर्फ ये है, क्या आप मज़हब की बुनियाद पर या जिस तरह का रीजनेबल क्लासिफिकेशन आप कर रहे हैं, क्या वो आइन के आर्टिकल 14 पर पूरा उतर पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उसी से कहीं ना कहीं उसी से एक 3 पड़ोसी मुल्कों के जो जुल्मज़दा लोग हैं उनका जो एक सेक्शन बनाया गया है और उस जुल्मज़दा सेक्शन में मजहब की जो कैद लगाई गई है वो एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इस बिल में लगातार पार्लियामेंट में भी ये कहा जाता रहा कि आप माइनॉरिटीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिए, आप मजहब का जो नाम जो ले रहे हैं वो ना कीजिए। तो बहरहाल इस लेकिन खुर्रम, मैं अभी एहतशाम से बात कर रहा था, उनका कहना है कि अगर वो माइनॉरिटी का लफ्ज भी इस्तेमाल करते तब भी ये रीजनेबल कॉज के पे पूरा फिट नहीं बैठ रहा था। एहतशाम जी हाँ जी, देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या दिल्ली गवर्नमेंट अगर ये एक ऐलान कर दे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ माइनॉरिटी के लोग एडमिशन लेंगे या मेजॉरिटी के लोग एडमिशन लेंगे, तो आप इस पे क्या कहेंगे? आप कोई भी समझदार इंसान जिसको आइन की और कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी है या नॉलेज है वो ये कहेगा कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये रीजनेबल नहीं और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप उसमें सिर्फ ये कह सकते थे कि जो भी हमारे हिंदुस्तान देश के पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी राज्य हैं, वहां पे कोई भी आदमी है वो किसी भी धर्म का अगर वो प्रताड़ित हो रहा है और वो एक आम शहरी है और वहां का मतलब अमन पसंद इंसान है, उसको हम हिंदुस्तान में शरण देंगे। लेकिन आपने हिंदुस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन को ठेस पहुंचाई है हिंदू मुस्लिम का लफ्ज यूज करके, वो बहुत ही गैर जिम्मेदारान बयान था और ये जो एक्ट है ये इलीगल एक्ट है। आप इसमें हिंदू मुस्लिम वर्ड यूज किए बगैर भी बात की जा सकती थी, लेकिन जिस तरह से ये डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, आज आप देख रहे हैं कि आसाम जो कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो जल रहा है। तो संविधान हम लोगों के लिए आया था ना, आप तो संविधान के नाम पे लेकिन वहाँ जो है अभी कुल मिलाकर एहतशाम हालात बहुत काबू में हैं अभी, और वजीर आजम ने बाज़ाब्ता अपने लेवल पे ये मैसेज दिया है आसाम के लोगों को एड्रेस करते हुए कि आसाम के लोगों की जो भी इस बारे में अंदेशे हैं, जो रिजर्वेशंस हैं, उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है और किसी का कोई हक किसी भी तरह का वो जो है उसकी हक तलफी नहीं होगी। खुर्रम कुछ कहना चाह रहे हैं? खुर्रम, मैं माजरत के साथ आपसे कहना चाहूंगा। साहब एक सेकंड, मैं आपके पास आता हूँ, अभी आप हैं हमारे साथ बने हुए। खुर्रम जमीयत उलमा खुर्रम जी जी
देखिए, जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने सीधे तौर पर आसाम के मामले को लेकर के सवाल उठाया है और ये कहा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और एनआरसी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जो सीधा इम्पैक्ट होने वाला है वो फौरी तौर पर आसाम में होने वाला है और आसाम में जो गैर मुस्लिम हैं उनको शहरियत दे दी जाएगी, मुस्लिम्स हैं उनको गैर मुल्की करार दे दिया जाएगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आगे भी जो एनआरसी होगा उसमें गैर मुस्लिम हैं उनको शहरियत दे दी जाएगी और मुसलमानों को गैर मुल्की बनाया जाएगा। और ये यहाँ तक उन्होंने ये बात तक कही कि चाहे वो जायज़ हो, यानी कि उनके पास डॉक्यूमेंट ना हो या फिर उनके डॉक्यूमेंट होने के बावजूद उनको कबूल ना किया जाए। लेकिन इस तरह के अंदेशे खुर्रम इसे तो इसी तरह की बातों को तो ये बताया गया हाउस के अंदर कि ये पूर्वाग्रह है। आप पहले से ही ऐसा कैसे सोच सकते हैं? होम मिनिस्टर ये कह रहे थे कि ये सिटीजनशिप देने का मामला है, देने का बिल है, किसी की सिटीजनशिप लेने का नहीं है। और उनका यह कहना था कि जो यहाँ के नागरिक हैं, जो यहाँ के शहरी हैं, चाहे वो कोई भी हो, शहरी हैं और हमेशा रहेंगे। तो ये जो अंदेशा है इसकी बुनियाद क्या हो सकती है? एहतेशाम साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस अंदेशे की बुनियाद क्या हो सकती है जो अरशद मदनी ने आज कही है? देखिए सिर्फ शहरी रहेंगे या नहीं रहेंगे ये मसला अलग है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, भारत का संविधान मानते हैं। आर्टिकल 21 कहाँ गया? फिर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू लिव विद डिग्निटी, मतलब हमें पूरे सम्मान के साथ रहने का अधिकार है। अगर मान लीजिए आप हमें आज पूरे टाइम ऐसे एड्रेस करें कि ये एक मुसलमान हमारे चैनल में आए हैं, मुसलमान हमारे चैनल में आए हैं, हाँ। तो हमारे उससे कहीं राइट्स वायलेट नहीं हो रहे, लेकिन हमारे फीलिंग्स और इमोशंस हर्ट होंगे उस चीज से। तो आपको मुसलमान वर्ड यूज किए बगैर भी इस डिबेट में आप पार्टिसिपेट कर सकते थे, सीएबी अमेंडमेंट बिल ला सकते थे, लेकिन आपने इंटेंशनली जस्ट टू अपीज सम हिंदू ग्रुप्स आपने ये मुस्लिम वर्ड यूज किया है, जिससे हमारे सेंटीमेंट्स हर्ट हुए हैं। जी ठीक है। तायरा हसन भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं लखनऊ से, सामाजिक कारकुन है। तायरा, मैं सबसे पहले आपसे इस्तकबाल करते हुए आपका ये सिर्फ जानना चाहूँगा कि आज जो हमारा मौजू है वह है CAB एहतजाज से एतमाद तक। तायरा, क्या आपको ये लगता है कि कुछ कमियां रह गई हैं या कुछ तो है जिसको लेकर एतमाद पूरा नहीं हो रहा है, एहतजाज हो रहा है? नहीं, बिल्कुल, देखिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारे डेमोक्रेसी के सोल के खिलाफ है ये बिल, क्योंकि इट्स बेसिस ऑन द रिलीजन। हाउ कैन यू एलिनेट वन कम्युनिटी ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि रिलीजन, आप रिलीजन के बेसिस पे नहीं कर सकते। और आप देखिए जो आसाम में हुई एनआरसी हुई ना, CAB के बाद एनआरसी होगी, ये तो मानते हैं आप। वहां पे क्या हुआ? सनाउल्लाह साहब जो इन्होंने हेड ऑन लिया पाकिस्तान आर्मी से, हमारे आर्मी मैन, एक्स आर्मी मैन, उनको भी डाल दिया गया था डिटेंशन कैंप में। किस ट्रॉमा से वो गुजरे होंगे इसको महसूस कीजिए। ये साबित करने के लिए कि हम भारतीय हैं, हमें ये साबित करना पड़ेगा। हमारे फोर फादर्स यहां रहे, उन्होंने लड़ाई लड़ी अंग्रेजों से, ब्रिटिशर से, अब हमें यह साबित करना है कि हम भारतीय हैं कि नहीं है। कोई भी हो, आप रिलीजन के बेस पे किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन ये जो बात कही जा रही है कि इसमें जो रिलीजन का जो पहलू है वो हिंदुस्तान में रह रहे लोगों के लिए नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वहां के लोगों के लिए है कि वो अगर इस रिलीजन के हैं, चूंकि वहां पर वो माइनॉरिटी में है और उन पर जुल्म हो रहा है। ये इसका जवाब दिया गया। नहीं, लेकिन आपको याद होगा कि इलेक्शन के टाइम में जो रैली हुई थी वेस्ट बंगाल में, वहां पे हमारे होम मिनिस्टर ने कहा था कि ना डरे लोग सिख, ना डरे जैन, ना डरे बुद्धिस्ट, अगर इनका नाम नहीं है एनआरसी में फिर भी इन्हें ले लिया जाएगा। हमारा नाम यानी मुसलमानों का नाम क्यों नहीं लिया गया था? ये डर पैदा करता है कि नहीं? मैं तो कहती हूं मुसलमानों को छोड़ दीजिए आप। ये सबसे बड़ी बात है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वॉलेट कर रहा है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को वॉलेट कर रहा है। ये हमारे सबसे बड़े लोकतंत्र को तिल-बितर कर रहा है। ये लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो संविधान से चलता है। संविधान में जो लिखा है आप उसके इतर चीजें नहीं कर सकते। संविधान किसी की भी पार्टी के मैनिफेस्टो के ऊपर है, किसी भी पार्टी, किसी भी आदमी से ऊपर है। आप संविधान को नहीं कर सकते। यह सबसे बड़ी बात है संविधान की,
मुसलमानों से भी बड़ी बात है संविधान जी, कि संविधान पे यहाँ पे असॉल्ट हो लेकिन रहा है। अब सवाल ये है ताहिरा कि इसी संविधान के तहत बनाए गए नियम कानून, कायदे कानून और ज़ाब्ते के बाद जो है ये हुकूमत बनती है, फिर इसी संविधान के तहत जो ये ज़ाब्ते हैं लोअर हाउस अपर हाउस, वहां ये बिल जो है वो पास होता है मेजॉरिटी के साथ। देखिए, यही अफसोस की बात है कि जिस संविधान की शपथ खाते हैं फिर उसी संविधान को वॉलेट करते हैं, उसी की रूह को मिसमार करते हैं। इसलिए इस देश के वो सिटीजन, वो लोग, सिर्फ मुसलमान इसका एहतजाज नहीं कर रहा है, वो तमाम लोग जो संविधान पे यकीन करते हैं, वो तमाम लोग जो अपने लोकतंत्र पे फख्र करते हैं, वो सब इसके खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है, अभी मैं एहतशाम से बात कर रहा था, ये सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं और समाजी कारकुन की हैसियत से भी जाने जाते हैं, तो अब सवाल ताहिरा यहाँ से आगे कदम क्या है? संविधान में ये चीज़ संविधान की रूह से ये टकरा रही है, ये बात ठीक है, लेकिन आगे क्या, इसके आगे कदम क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। कौन जाएगा सुप्रीम कोर्ट? भाई हम लोग तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है ना ताहिरा, लेकिन कौन जाएगा सुप्रीम कोर्ट? सवाल ये है, अभी तक एक अर्जी की आज खबर आई है कि IUML ने एक पिटीशन दायर की है। किससे? जी ताहिरा साहिबा, आवाज आ रही है? जी जी जी। तो एहतशाम, मैं आपके पास आता हूँ फिर से एक बार, एहतशाम आपके पास आ रहा हूँ। ये जो लीगल पॉइंट है, मैं अभी बड़ी अच्छी बातें बता रही थी ताहिरा साहबा कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर ये पार्लियामेंट या मुल्क या पार्टी या मैनिफेस्टो नहीं हो सकता, लेकिन मेरा ये कहना था कि उसी कॉन्स्टिट्यूशन के ज़ाब्ते और कायदे कानून के हिसाब से एक सरकार बनती है और फिर किसी एक बिल लाया जाता है और फिर वो जो है लोकसभा और राज्यसभा में पास होता है। तो इसका आगे जो अब रास्ता है वो क्या है? IUML ने अगर ये पिटीशन दायर नहीं किया होता, मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूँ, जस्ट फर्ज कर लीजिए, तो फिर कैसे ये होता कि सुप्रीम कोर्ट क्या सेल्फ सो मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकता था? क्या मतलब क्या हो सकता था इसमें? एहतशाम, देखिए, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो बहुत कॉम्पिटेंट कोर्ट है और मुझे लगता है कि दुनिया में जितनी अच्छी और बेहतर सुप्रीम कोर्ट हमारे पास है वो और दुनिया में कहीं नहीं है। मेरा ये मानना है, अगर कोई पिटीशन फाइल नहीं भी करेगा तब भी सुप्रीम कोर्ट इस पर सू मोटो कॉग्निजेंस लेके ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया गया है सरकार के द्वारा, ये इलीगल बिल, इसको सेटिसाइड करेगा और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट सू मोटो कॉग्निजेंस नहीं लेता है तो आप और हमारे जैसे जितने भी शहरी हैं जो संविधान की आत्मा पे यकीन करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की स्पिरिट पे यकीन करते हैं, वो पिटीशन फाइल करने के लिए तैयार हैं। जी, ये एक बात आ रही है। खुर्रम, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी तक जो खबर आई है कि IUML की तरफ से पिटीशन दायर की गई है, आपने बताया कि जमीयत भी इस बारे में गौर कर रहा है, आज ही जमीयत की तरफ से पिटीशन फाइल होनी थी, क्या ये अब कुछ सोच रहा है जमीयत अब इस बारे में, क्या वो बाद में दायर करेगा? नहीं, ये ऐलान कर दिया है उन्होंने कि वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। गौर करने का अमल आज चल रहा था, वकीलों से मौलाना अरशद मदनी की बात हुई, जमीयत के लोगों की बात हुई है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। लेकिन अभी क्योंकि इस पूरे मामले में नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, तमाम तफसीलात नहीं आई हैं, तो उसको लेकर के तमाम वकीलों को देखना पड़ता है, कानून के दांव पेच देखने पड़ते हैं और उसके बाद ही उसको एक बाज़ाब्ता पिटीशन, रिट पिटीशन की सूरत में सुप्रीम कोर्ट के सामने ले जाया जा सकता है। तो ये जमीयत के में चल रहा है। इसी तरह से मैंने आपको बताया था यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट ने भी अपनी अर्जी तैयार की है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि हमारे वजीर दाखिला ने एक बात जरूर कही थी अपनी तकरीर के दौरान। उन्होंने बताया था कि ये जो तमाम जिन लोगों को हम अपनी शहरियत देने जा रहे हैं उनके लिए किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता अगर कोई मुसलमान है और वो किसी भी मुल्क का है, वो अगर शहरियत लेना चाहता है तो उसके लिए एक दूसरा प्रोसीजर है, वो रास्ते अभी तक खुले हुए हैं और 500 से ज़्यादा शहरियत दी गई है। इस तरह की बात उन्होंने कही है। मैं सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, हालांकि ये क्लासिफिकेशन और वो क्लासिफिकेशन दोनों अलग अलग है। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट आइन की आर्टिकल 14 के तहत जिस तरह से इसको चैलेंज किया गया है, क्या आइन की रूह के या उसके कैटेगरी के अंदर, उसके सांचे के अंदर जो हमारे वजीर दाखिला का क्लासिफिकेशन है वो कितना जो है सीधे तौर पर फिट बैठता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसको चैलेंज करना शुरू हो गया है। एक अजीब बात और भी है जी
जो हमारे नॉर्थ ईस्ट से निकल कर आ रही है। अभी आसाम में जिस तरह से एनआरसी हुआ, 19 लाख लोग बाहर हो गए, उसमें से 4.5 लाख लोगों ने अप्लाई भी नहीं किया था। वहां पर क्या करना होगा? क्या एनआरसी से जो लोग बाहर हुए हैं लोग, क्या उनको पहले कहा जाएगा कि आप जो है या तो पाकिस्तानी बनिए या बांग्लादेशी बनिए या फिर अफगानिस्तान के लोग बनिए, और उसके बाद फिर आपको शहरियत दी जाएगी। और अगर उस वहां पर जो मुसलमान 4.5 लाख के करीब उसमें फंसे हैं, एनआरसी से बाहर हुए हैं, तो क्या उनको कहा जाएगा कि नहीं आप गैर मुल्की हैं? और उन 4.5 लाख लोगों का क्या होगा? तो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हुकूमत ने अब तक इस सिलसिले में कोई भी आदादो शुमार पेश नहीं किए। आखिर कितने लोग हैं, क्या एनआरसी में जो लोग बिल्कुल ये कुछ सवालात हैं जो बहुत अहम है और इसका हुकूमत के सतह पर इसका खातिर खा जवाब आना चाहिए। शायद लोग मुंतजिर भी है और वक्त की कमी है। अब तमाम मेहमानों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने नाज़रीन का भी, और हम फिर इस पर मजीद जब भी कुछ ताज़ा इस पर आने में जानकारी होगी हम अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया, आदा।